H प्लस दे सकता था, बट उसने एक ही H प्लस दिया, और एक H प्लस देने के बाद उसने बनाया HCO3 माइनस। मतलब अभी जो HCO3 माइनस बना है उसके पास ऑप्शन है, वो अभी एक और H प्लस दे सकता है। HCO3 माइनस जो है वो पहली बात तो एक वीक एसिड से बना है, तो वीक एसिड से H प्लस निकालने के बाद जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। तो बेस तो वो है, ये तो क्लियर है, 100% श्योर हूँ कि ये बेस की तरह तो बिहेव करेगा। सेकंड, मुझे ये भी क्लियर है कि सर H2CO3 में 2 H प्लस थे, सिर्फ इसने एक ही H प्लस रिलीज किया, तो एक हाइड्रोजन अभी बचा हुआ है, तो वो भी रिलीज कर सकता है, मतलब ये एसिड की तरह भी बिहेव करेगा, ये एसिड की तरह भी बिहेव करेगा, बेस की तरह भी बिहेव करेगा। मतलब सर ये तो एम्फीप्रोटिक एनायन है ना। और हेडिंग में मैंने ऐसा क्यों लिखा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एम्फीप्रोटिक एनायन, क्योंकि Na प्लस का तो हाइड्रोलाइसिस होगा नहीं, क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्ग से आया है। जो स्ट्रॉन्ग, जिसका पेरेंट स्ट्रॉन्ग है वो खुद भी स्ट्रॉन्ग है, और जिसका पेरेंट वीक है वो खुद भी वीक है, और जो स्ट्रॉन्ग आयन होता है उसका हाइड्रोलाइसिस तो होता नहीं है, सिर्फ वीक का होता है। तो ये जो HCO3 माइनस है, जैसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट को सॉल्यूशन में वाटर में ऐड करोगे तो क्या होगा, ये अपने कैटायन और एनायन में डिसोसिएट हो जाएगा। कैटायन का तो कुछ होने वाला नहीं है, बट एनायन के पास दो ऑप्शन है। एक तो ये कि जो एनायन है वो क्या कर सकता है, एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा, वीक से आया ना, तो हाइड्रोलिसिस होगा मतलब वाटर से रिएक्शन करेगा, वाटर से रिएक्शन करके उसने क्या किया, वाटर से H प्लस ले लेगा, H2CO3 बना लेगा और OH माइनस रिलीज कर देगा। तो देखने से नहीं लग रहा कि देखने से लग रहा है कि यार इस रिएक्शन में OH माइनस रिलीज हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं HCO3 माइनस अपने बेसिक बिहेवियर को शो कर रहा है, यहाँ पे अपने बेसिक कैरेक्टर को शो कर रहा है, राइट। नेक्स्ट क्या होगा, ये तो होना ही है सर। उसके अलावा जो HCO3 माइनस है वो एसिड भी तो है, वो H प्लस भी तो रिलीज कर सकता है। तो HCO3 माइनस क्या कर रहा होगा, वो H प्लस भी रिलीज कर सकता है, ये ऑप्शन है उसके पास। तो एम्फीप्रोटिक एनायन आइडेंटिफाई करना है पहले तो। अच्छा, मैं एग्जांपल लिख देता हूँ उसकी। जैसे मैंने यहाँ पे एक NaHCO3 तो लिखा ही, एग्जांपल ये है ही। उसके अलावा NaH2PO4 उसका एक एग्जांपल है, Na2HPO4 उसका एग्जांपल है, इवन NaHS भी उसका एग्जांपल है। तो कैटायन का तो हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा, बट एनायन के पास दो ऑप्शन है, उसका हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है और उसका वो एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है। मैं पूरा डेरिवेशन तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। हाँ, ये जरूर बताया मैंने कि जो कैटायन है और एनायन है वो वाटर में जाने के बाद क्या क्या कर रहा है। तो पहली वाली स्टेप जो है उसका तो कांस्टेंट KH होगा, और सेकंड वाला जो है देखने से लग रहा है, एक एसिड ने H प्लस दिया तो Ka डिफाइन होगा, बट ये Ka2 है, क्योंकि H2CO3 से HCO3 माइनस Ka1 में बन चुका ऑलरेडी, ये Ka2 वाला स्टेप है, ठीक है। तो दोनों का कांस्टेंट भी हमें पता होना चाहिए। रही बात KH, तो सर KH कैसे निकालेंगे बेटा, KH होगा Kw बाय Ka1, राइट, क्योंकि हम इसे देखते हैं, जो बनता है उसे देखते हैं। H2CO3 जो बन रहा है वो कौन से स्टेप में H प्लस देगा, सर H2CO3 पहले स्टेप में H प्लस देता है, इसलिए Ka1 लिखा। अगर H2CO3 की जगह मान लो HCO3 माइनस बन रहा होता तो क्या लिखते, तो नीचे Ka2 लिखा जाता, क्योंकि HCO3 माइनस सेकेंड स्टेप में H प्लस देता है, सेकेंड स्टेप में एसिड की तरह बिहेव करता है, राइट। तो आई थिंक ये डिस्कशन हम वैसे मैं पहले भी बता चुका था आपको, तो यहाँ पे इतना इन्फॉर्मेशन हमें ध्यान रखना। उसके बाद फाइनली रिजल्ट क्या आता है, पीएच कैसे निकालते हैं। फाइनली रिजल्ट ऐसा आता है कि पीएच का जो फॉर्मूला आता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए फॉर्मूला आया था pKa1 प्लस pKa2/2। सबसे पहले तो ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, एम्फीप्रोटिक एनायन का जो पीएच है वो उसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, सिर्फ Ka1 Ka2 पे डिफाइन है। अब डाउट ये है कि सर सोडियम बाइकार्बोनेट में जो एसिड था वो H2CO3 था, और H2CO3 के लिए K1 और K2 दोनों डिफाइन होते हैं, तो दोनों का एवरेज ले लिया, ठीक है। बट मान लो कि हमारे पास ऑप्शन ये होता NaH2PO4, ये वाला क्वेश्चन होता, ये हमें पता है कि ये भी एम्फीप्रोटिक है, तो यहाँ पे किन दो का एवरेज लेना है। देखो ये H2PO4 किससे बना होगा, ऑब्वियसली बात है, इसका पेरेंट एसिड H3PO4 है, तो H3PO4 के पास तो 3 H प्लस है, तो उसके लिए तो K1 K2 और K3 तीनों डिफाइन होता है। अब जब तीन तीन डिफाइन हो रहे हैं तो एवरेज किसका ले, K1 K2 का ले या K2 K3 का ले, कंफ्यूजन रहता है। देखेंगे इस एनायन को, देखिए आपने इस एनायन को देखा, एनायन है H2PO4 माइनस, ये एनायन जिस स्टेप में दिखेगा ना उसी स्टेप का एवरेज लेना है। ये एनायन जिस रिएक्शन में दिखेगा उसी रिएक्शन का हमें क्या लेना है, कांस्टेंट का एवरेज लेना है। तो इसका क्या मतलब है,
मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे H3PO4 एक वीक एसिड है तो पहले वो क्या बनाता है, H2PO4 माइनस बनाता है, फिर H2PO4 माइनस एक वीक एसिड वो क्या बनाता है, HPO4 माइनस 2 बनाता है, फिर HPO4 माइनस 2 क्या बनाता है, फॉस्फेट बनाता है। आपको जो सोल्ट दिया उसमें एनाइन क्या है, H2PO4 माइनस ना, वो यहाँ पे और यहाँ पे दिख रहा है, पहले का कांस्टेंट Ka1, दूसरे का Ka2, तीसरे का Ka3, तो कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, 1 और 2 में दिख रहा है ना, तो 1 और 2 का एवरेज लेंगे, इसका सर पीएच जो आएगा वो आएगा pKa1 प्लस pKa2/2। अगर मान लीजिए ये वाला सोल्ट होता HPO4 माइनस 2 वाला, HPO4 माइनस 2 का सोल्ट का एग्जाम्पल बताऊं, जैसे Na2HPO4 है, इसमें एनाइन क्या है बेटा, HPO4 माइनस 2 है, HPO4 माइनस 2 है तो एवरेज किसका लेना पड़ेगा, 2 और 3 का लेना पड़ेगा, pKa2 प्लस pKa3/2 हो जाएगा, सिंपल राइट। ऐसे केसेस भी याद रहेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, और हाइड्रोलिसिस एम्फीप्रोटिक एनाइन में हो क्या रहा है, वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर रहा है ना, क्लियर है यहाँ तक। ये समझ आता है, ठीक। देखिए अभी मैंने हेडिंग लिखा था एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, कि एक सॉल्ट है जिसमें सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस से बना होना चाहिए, और एसिड ऐसा होना चाहिए जो वीक है, जैसे NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट मेरे माइंड में आता है तो मुझे पता है कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है वो। अगर दोनों वीक होते तो, अगर दोनों वीक होते तो क्या हो जाता, जैसे मान लो एक बढ़िया एग्जांपल मैं लिखूं NH4HS, बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है, वैसे है तो नहीं सिलेबस में ज़्यादा इसके बारे में, बट थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, जितना रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उतना तो सीख लेते हैं, कि NH4 प्लस है और HS माइनस है, ये कहाँ से आया होगा, सर ये NH4OH से आया होगा जो कि वीक बेस है, और HS कहाँ से आया होगा, सर ये H2S से आया होगा जो कि वीक एसिड है, ठीक है। तो NH4 प्लस का हाइड्रोलिसिस होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि वीक से आया है, जो इसका पेरेंट वीक है वो खुद भी वीक है, तो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और वाटर से OH लेगा, हो गया NH4। HS माइनस क्या करेगा, अरे HS माइनस तो नेगेटिव चार्ज है, पहली बात तो H2S से बना है, तो बेस तो ये H2S एसिड है तो ये बेस होगा, मतलब ये बेस की तरह तो बिहेव करेगा करेगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वीक एसिड से आया है ना, वीक आयन है तो हाइड्रोलिसिस तो होना ही है उसका, इसका हाइड्रोलिसिस तो होना ही है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करवा दिया। साथ ही साथ हमें पता है कि HS माइनस एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, क्योंकि H2S के पास 2 H प्लस थे, उसने एक ही H प्लस दिया, अभी एक बाकी है, तो ये वाला H प्लस भी दे सकता है, तो यहाँ पे 3 रिएक्शन हो गई, यहाँ पे 3 रिएक्शन हो रही है, जैसे आप NH4HS को वाटर में मिलाओगे ना या किसी सॉल्वेंट में, ये 3 रिएक्शन साइमल्टेनियसली चलेगी, राइट। पहले वाला जो है उसका कांस्टेंट क्या होगा, KH होगा, और वो क्या होगा, KW/KB, है ना। सेकंड वाला जो है KH1 मान लो इसको, इसको KH2 मान लो, वो बनेगा KW, ये एसिड बन रहा है H2S, और H2S कौन से स्टेप में H प्लस देता है, सर पहले वाले स्टेप में, तो K1 हो गया, और ये थर्ड रिएक्शन का तो क्या है सर, ये तो Ka2 है, सबके कांस्टेंट भी पता होने चाहिए मुझे, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ पे सर फॉर्मूला क्या आता है, मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ, ठीक है। H प्लस का जो फॉर्मूला आता है याद रखिएगा आप लोग, वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आता है, KW इंटू Ka1 अंडर रूट KB माइनस Ka1 Ka2, ये जो फॉर्मूला आया है ये किसके लिए आया है, ये है NH4HS के लिए, एक ऐसे सॉल्ट के लिए जिसमें कैटायन का भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है, एनायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, और साथ ही साथ एनायन एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है। पिछले वाला केस क्या था, पिछले वाले में कैटायन का कुछ भी नहीं हो रहा था, एनायन एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा था, उसका हाइड्रोलिसिस भी हो रहा था, बट यहाँ पे कैटायन का भी हाइड्रोलिसिस हो रहा है। अब प्रॉब्लम यहाँ जब भी ऐसा होता है ना K1 K2 लिखा हुआ आता है, तो माइंड में एक डाउट आता है कि सर ये 1 और 2 ही क्यों लिखा सर, कोई ऐसा एसिड हो जाता जिसमें K1 K2 K3 तीनों डिफाइन होते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे,
ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, वहां से डाउट क्लियर हो जाएगा हमारा। जैसे मान लीजिए मैंने लिया NH4 का होल ट्वाइस अमोनियम आयन और HPO4। तो इसमें क्या है, इसमें तो अमोनियम आयन है और HPO4-2 है, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे H प्लस का क्या आएगा, KW तो रहेगा ही, नीचे क्या बनेगा, वहाँ तो KW तो रहेगा ही, नीचे KB भी रहेगा, क्योंकि KB तो इसका तो KB एक ही होता है, KB1 सिर्फ। यहाँ पे जो K1 था, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूं, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी एनायन है, जो भी एनायन है वो कौन से स्टेप में बनता है। ये HPO4-2 कौन से स्टेप में बनता है बताइए, HPO4-2 कौन से स्टेप में बनता है बताइए, आप लोगों को बताना ही तो। HPO4-2 कौन से स्टेप में HPO4-2 का फॉर्मेशन होता है, सेकेंड में होता है। अच्छा, फॉर्मेशन किससे होता है ये समझ में आ रहा है सबको, H3PO4 से, है ना। पिछली पिछली स्लाइड पे जाते हैं हम और वहां देखते हैं, दिख रहा होगा ना HPO4-2 ये बन रहा है, देखो सेकंड स्टेप में बन रहा है। जब भी मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना कौन से स्टेप में बनता है, तो मैं बात कर रहा हूँ वीक एसिड या वीक बेस की, तो आपको इमेजिन करना है कि हाँ वीक एसिड में ऐसी ऐसी रिएक्शन हो रही होगी और ऐसा बन रहा होगा। तो HPO4-2 दूसरे स्टेप पे बनता है, तो यहाँ पे Ka2 लिखेंगे। माइनस में HPO4-2 कौन कौन सी स्टेप में इन्वॉल्व होता है ये बताइए, ऐसी कौन सी दो स्टेप है जिसमें HPO4-2 लिखा हुआ है, ऐसी कौन कौन सी दो स्टेप है जहाँ पे HPO4-2 लिखा हुआ है बताइए, सेकेंड एंड थर्ड एग्जैक्टली। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे Ka2 into Ka3, ये हो गया काम, राइट। तो ये इसका H प्लस मिल जाएगा यहाँ से आपको, देखो, है ना। हो सकता है ये मैंने इसलिए बताया आपको, अब याद रखने का तरीका कि हो सकता है डायरेक्टली पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चन आ जाए, है ना। क्योंकि NH4HS के बारे में जहाँ तक है मैं बोल रहा हूँ, मॉड्यूल में नहीं है, कुछ बुक्स में ही है, सेलेक्टिव बुक्स में ही बताया इसके बारे में, इसलिए जब शायद 11th में मैंने बताया भी नहीं होगा NH4HS का, जहाँ तक मुझे आइडिया है। बट अभी रिविजन कर रहे हैं तो ठीक है, इतना याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक 4 केस हो गए थे, एम्फीप्रोटिक हो गया, और ये एक स्पेशल केस जो है वो भी हमारा सॉल्व हो गया। लास्ट जो आता है ना हाइड्रोलाइसिस में, वो है पॉलीवेलेंट आयन, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ पॉलीवेलेंट आयन। अच्छा, पॉलीवेलेंट आयन जब भी, ये इसमें कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, चलिए जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे Na3PO4 मैंने लिया और AnCl3 मैंने यहाँ पे लिया। Na3PO4 का क्या मतलब है सर, ये एक सॉल्ट है जो NaOH से मिलके बना है और H3PO4 से मिलके बना है, ठीक है। और ये भी एक सॉल्ट है जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से मिलके बना है और HCl से मिलके बना है, ठीक है। मैं पहले Na3PO4 की बात कर लेता हूँ। 3 तो Na प्लस बनेगा उसमें और फॉस्फेट बनेगा। Na प्लस कहाँ से आया सर, स्ट्रॉन्ग बेस से आया। Na प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से आया, मतलब ये स्ट्रॉन्ग आयन है, ये स्ट्रॉन्ग आयन है तो इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होगा। बट फॉस्फेट तो H3PO4 से आया, तो ये तो वीक आयन है, तो वीक आयन का तो हाइड्रोलाइसिस होना ही है, वो तो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा ही करेगा। अब जिस तरीके से एक पॉलीप्रोटिक एसिड 1/1 H प्लस रिलीज करता है, जिस तरीके से एक एसिड के पास, अगर एक एसिड मान लीजिए डाइप्रोटिक है, ट्राइप्रोटिक है, या फिर ट्राई बेसिक एसिड है, 3 H प्लस दे सकता है, तो 1/1 H प्लस देता है ना, तीनों H प्लस एक ही स्टेप में तो नहीं देता, 1/1 देता है। एग्जैक्टली वैसे ही अगर कोई बेस OH प्लस, अगर कोई बेस H प्लस गेन कर रहा है, अगर कोई बेस H प्लस गेन कर रहा है, तो वो भी 1/1 गेन करेगा। जैसे हमें पता है कि PO4-3 है, PO4-3 का सर हाइड्रोलिसिस होना है, तो वाटर में, वाटर से क्या करेगा, H प्लस गेन करेगा। ऐसा तो नहीं तीनों H प्लस एक साथ गेन कर लेगा, पहले एक H प्लस गेन करेगा तो बनेगा HPO4-2, फिर जो HPO4-2 बन गया है वो क्या करेगा, वो वाटर से एक और H प्लस गेन करेगा, बनेगा H2PO4-, फिर जो H2PO4- बन गया है वो वाटर से क्या करेगा, एक और H प्लस गेन करेगा, तो क्या बनेगा बेटा, H3PO4 प्लस OH-।
तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये जो पॉलीवेलेंट आयन है इसके हाइड्रोलिसिस की 3 स्टेप हो गई सर। जो पहले वाला है वो KH1, जो सेकंड वाला है वो KH2 एंड थर्ड वाला KH3 हो गया। तो KH1 क्या होता है, KW डिवाइड बाय कुछ तो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। KW डिवाइड बाय ये है ना, इधर KW डिवाइड बाय ये आएगा और इधर KW डिवाइड बाय ये आएगा। जिसको भी सर्कल किया है वो कौन से स्टेप में H प्लस देता है उससे मतलब है मुझे, कौन से स्टेप में बनता है उससे मतलब नहीं है, कौन से स्टेप में वो H प्लस देगा। अब पहले वाला लाइन KH1 वाला HPO4-2 कौन से स्टेप में H प्लस देता है, HPO4-2 कौन से स्टेप में H प्लस देगा, थर्ड वाले में देगा। तो यहाँ पे Ka3 लिखा जाएगा। H2PO4 माइनस सेकेंड वाले में देगा Ka2, H3PO4 ये सर पहले वाले में देगा तो Ka1 आएगा, हमें पता है। अच्छा, और ये बात हमें ऑलरेडी पता है कि किसी भी एसिड के लिए अगर एक से ज्यादा कांस्टेंट डिफाइन है तो K1 हमेशा ज्यादा होता है, K2 कम होता है और K3 तो और भी कम होता है। ये किस वजह से, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। तो अगर Ka1 सबसे ज्यादा है या फिर अगर K3 सबसे कम है, अगर K3 सबसे कम है तो K3 अगर सबसे कम है तो KH1 सबसे ज्यादा होगा, KH1 सबसे ज्यादा होगा ना। तो हमने बोला कि सर KH1 बहुत ज्यादा है KH2 से और KH2 बहुत ज्यादा है KH3 से। इसका मतलब कि पहले वाले रिएक्शन का कांस्टेंट ज्यादा है, सेकंड वाले का थोड़ा कम है और थर्ड वाले का कम है। तो पहले वाले का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड जा रही है, पहले वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड जा रही है, सेकंड और थर्ड उतना फॉरवर्ड नहीं जा रही है। तो अगर पहली वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड जा रही है इसका मतलब ये है कि हाइड्रोलिसिस जितना भी हो रहा है वो ज्यादातर हाइड्रोलिसिस सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेप में हो रहा है, सेकंड और थर्ड में तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस के केस को इजी तरीके से समझने के लिए सेकंड और थर्ड में हाइड्रोलिसिस को नेग्लेक्ट कर देंगे। हम ये मान के चलेंगे कि सिर्फ पहले स्टेप में हाइड्रोलिसिस हो रहा है, और ये मानने के पीछे भी लॉजिक है, ऐसा मैंने कुछ हवा में नहीं बोला है। ये प्रूफ किया है कि पहले वाले का जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है बहुत ज्यादा है, तो पहले वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी, पहले वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी, मतलब पहले वाले स्टेप में बहुत ज्यादा हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो ज्यादातर हाइड्रोलिसिस सिर्फ पहले स्टेप का ही हो रहा है, तो पहले स्टेप को कंसीडर करेंगे, सेकंड और थर्ड नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यार पहले वाला स्टेप ये सर, ये तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस वाला केस बन गया, ये एनायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है सर, ये तो फॉर्मूला मुझे पता है, इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या बनता है 1/2 PKW बनता है प्लस PKA प्लस log C बनता है सर। ये फॉर्मूला है, मुझे पता है कि एक एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा तो डेरिवेशन होगा, ये फॉर्मूला आएगा। पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे Ka की जगह क्या लिखूं, K1 K2 या K3, क्योंकि जो एसिड आपने लिया है H3PO4 उसके तीनों डिफाइन है K1 K2 K3, ये डाउट है यहाँ पे क्या लिखूं। उसके लिए क्या करेंगे, वापस से वही बात की, देखिए जो बन रहा है उसे देखिए, कौन से स्टेप में H प्लस देता है, या फिर सिर्फ पहले स्टेप में हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो पहले स्टेप में कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, K3 पे ना, तो K3 आएगा यहाँ पे। तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो गया, पीएच इज इक्वल टू हाफ PKW प्लस PKA3 प्लस log C हो गया, समझ रहे। ओके Na3PO4 का हो गया, ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। Na2CO3, Na2CO3 का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसके लिए पीएच का फॉर्मूला लिखना है कि इसका पीएच कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि सर ये सोल्ट है, सोल्ट भी सर ऐसा है जिसमें सोडियम का तो कुछ होने वाला नहीं है, बट कार्बोनेट का हाइड्रोलिसिस होगा, और कार्बोनेट सर उस पर -2 चार्ज है, मतलब
2 स्टेप में हाइड्रोलिसिस होगा। सिर्फ पॉलीवेलेंट एनायन वाला केस हो गया कि पॉलीवेलेंट एनायन या पॉलीवेलेंट कैटायन का हाइड्रोलिसिस। मैंने कोई कैटायन या एनायन नहीं लिखा हेडिंग में, मैंने लिखा था पॉलीवेलेंट आयन, है ना। मैं अभी एनायन की बात कर रहा हूँ, मैं कैटायन की बात भी करूंगा। तो पॉलीवेलेंट आयन वाला केस है, तो उसमें सर इतना तो क्लियर है कि फॉर्मूला जो बनेगा वो 1/2 pKw प्लस pKa प्लस log C ऐसा बनेगा। बट K की जगह क्या लिखेंगे, सबसे लास्ट वाला K लिखेंगे। सबसे लास्ट वाला मतलब क्या है कि यार ये कार्बोनेट कहाँ से आया होगा, H2CO3 से आया होगा। H2CO3 के लिए क्या क्या डिफाइन होता है, K1 और K2। लास्ट वाला क्या है, K2 है, यहाँ पे K2 लिख दो, ठीक है। वही मान लीजिए एक एग्जांपल आपके सामने है AlCl3। पता है कैसे बना है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से बना है और HCl से बना है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, पहले तो पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है सर, वो भी हमें पता है। वो भी हमें पता है, वो होता है pKw माइनस pKb माइनस log C होता है सर। बट अगेन डाउट ये आता है कि सर Kb की जगह क्या लिखें, क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए तो Kb1 Kb2 और Kb3 तीनों डिफाइन होते हैं, तो Kb की जगह क्या लिखें, सबसे लास्ट वाले लिखेंगे सर। जब एनाइन के केस में सबसे लास्ट वाला लिखे रहे तो यहाँ पे भी सबसे लास्ट वाला Kb3 लिखेंगे। तो pH इक्वल्स टू हाफ pKw माइनस pKb3 माइनस log C हो गया। इस तरीके से आप AlCl3 का pH कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बात समझ आती है। ठीक, चलिए ठीक है। तो ये सब कहानी थी सॉल्ट के बारे में। आई थिंक थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट तो तुम्हारा क्लियर हुआ होगा सॉल्ट के बारे में, ठीक है ना। तो उसके बाद हम चलते हैं बफर सॉल्यूशन पे। बफर सॉल्यूशन क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें अगर आप स्मॉल अमाउंट में एसिड बेस या सॉल्ट मिलाते, सॉरी एसिड बेस या वाटर अगर आप उसमें मिलाते हैं तो उसका पीएच चेंज नहीं होता। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसपे अगर स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड किया जाए या फिर बेस ऐड किया जाए या फिर उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड किया जाए तो उस केस में उसका पीएच चेंज ना हो, ऐसा सॉल्यूशन होगा बफर सॉल्यूशन। पर डेफिनेशन में बहुत ही क्लियरली बोला गया है कि आपको स्मॉल अमाउंट में ऐड करना है, चाहे वो एसिड हो, चाहे चाहे बेस हो, चाहे वो वाटर हो, बहुत ही कम अमाउंट में ऐड करना है। बहुत ज्यादा ऐड कर दोगे तो पीएच चेंज होना ही है, वो तो 100% श्योर है कि अगर बहुत ज्यादा एसिड या बहुत ज्यादा बेस या बहुत ज्यादा वाटर, तीनों में से कुछ भी मिला दिया ना अच्छा खासे अमाउंट में, तो पीएच तो चेंज होना ही है। तो बफर सॉल्यूशन का डेफिनेशन ही डिफाइन होता है कि बहुत कम मिलाना है। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कम H प्लस मिलाया या कम OH माइनस मिलाया या फिर थोड़ा सा वाटर मिला दे तो वो अपनी पीएच चेंज ना होने दे, उसमें पीएच चेंज ना हो, वो बफर सॉल्यूशन। अब बफर सॉल्यूशन भी दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल बफर होता है, मिक्स बफर होता है ना। एक होता है सिंपल बफर, एक होता है मिक्स बफर। सिंपल जो बफर है उसको न्यूट्रल बफर भी बोलते हैं, न्यूट्रल बफर भी बोलते हैं। सिंपल बफर में क्या आता है, सिंपल बफर में आता है बेटा वीक एसिड वीक बेस वाला सॉल्ट। वीक एसिड वीक बेस का जो सॉल्ट होता है ना, वही वो दोनों मिलके वीक एसिड वीक बेस का जो सॉल्ट है ना, वो सॉल्ट ही एक्चुअली में सिंपल बफर है। और वो कैसे है मैं बताऊंगा, उसके बारे में बात करूंगा, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और मिक्स बफर का मतलब है एसिडिक बफर और बेसिक बफर। मेरा क्वेश्चन, एसिडिक बफर का पीएच क्या होगा, 7 से कम या 7 से ज्यादा या 7? एसिडिक बफर का पीएच क्या होगा, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। एसिडिक बफर का पीएच कितना होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे? 7 से कम होगा, 7 से ज्यादा होगा या 7 होगा? सोच लो आराम से, टाइम बहुत है।
लेस देन 7 होगा। सब बोल रहे कि सर एसिडिक बफर का पीएच जो है वो लेस देन 7 होगा। एसिडिक बफर पीएच लेस देन 7। अच्छा आप बोल रहे हो लेस देन 7। चलिए बेटा, तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे कि ये जो बफर का जो नेम है ना, एसिडिक लिखा गया है, एसिडिक बफर लिखा गया है, बेसिक बफर लिखा गया है, ये इस बेसिस पे नहीं लिखा गया है कि उसका पीएच क्या होगा। इसका नाम एसिडिक बफर क्यों है? इसका नाम एसिडिक बफर इसलिए क्योंकि ये वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट सॉल्ट से बनता है, इसलिए नहीं है कि उसका पीएच 7 होता है। नहीं, एसिडिक बफर का पीएच कुछ भी हो सकता है। एसिडिक बफर जो है उसका पीएच 7 से ज्यादा भी हो सकता है। मैं सही में बोल रहा हूँ। मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा जहाँ पे पीएच 11 आता है, 10 आएगा। तो एसिडिक और बेसिक जो इसका नेम दिया गया है ना, वो इस बेसिस पे नहीं दिया गया है, इसको देख के हम ये आइडिया नहीं लगाएंगे कि पीएच क्या होगा। नहीं, ये एसिडिक बफर इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये वीक एसिड और उसके सॉल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस से मिलके बना है। वीक एसिड है ना, एसिड है और उसके कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट है, इसलिए उसको एसिडिक बोला गया है। बेसिक क्यों बोला गया है? यहाँ पे बेसिक लिखना पड़ेगा। बेसिक क्यों बोला गया है? क्योंकि वीक बेस है ना, वीक बेस और सॉल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड से मिलके बना, इसलिए ऐसा बोला गया। अगेन वीक बेस जो बेसिक बफर है उसका पीएच भी कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी। एसिडिक बफर का पीएच भी कुछ भी हो सकता है, कोई कमेंट नहीं करेंगे कि 7 से कम होगा, 7 से ज्यादा होगा, नहीं। ठीक है, बात समझ आती है? तो बात समझ आ रही है? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल बफर की। सिंपल बफर जो है सर, आपने बोला कि वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना है, तो उसका एग्जांपल जो है ये मान लीजिए ये एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से मिलके जो बना है, ये सिंपल बफर है। तो सर आपने बोला कि थोड़ा सा H प्लस ऐड करते हैं, थोड़ा सा OH माइनस ऐड करते हैं या वाटर ऐड करने से फर्क नहीं पड़ता पीएच में। क्यों फर्क नहीं पड़ता सर? प्रूफ तो होना चाहिए ना कुछ। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, मैंने थोड़ा सा H प्लस ऐड किया इस सॉल्यूशन में, इस वाले सॉल्यूशन में मैंने थोड़ा सा H प्लस ऐड किया, और H प्लस ऐड करके मैं सोच रहा था कि क्योंकि मैं थोड़ा सा H प्लस ऐड कर रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सॉल्यूशन का पीएच चेंज होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, H प्लस ऐड कर रहा हूँ तो पीएच कम होना चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पीएच कम होना चाहिए, बट हुआ नहीं, उतना ही था जितना पहले था। इसका मतलब ये H प्लस का जो H प्लस ऐड करके जो इफेक्ट डालने की कोशिश कर रहा था ना मैं, उस इफेक्ट को कैंसिल कर दिया किसी ने। और कैंसिल कौन करेगा? सॉल्यूशन ही करेगा। सॉल्यूशन के अंदर जो काउंटर आयन है वो करेगा। तो H प्लस जो है उसके साथ रिएक्शन कौन करेगा? सबसे पहले जैसे आप H प्लस ऐड करोगे ना, उसके साथ रिएक्शन करने के लिए एसीटेट एनायन है ऑलरेडी उसमें सॉल्यूशन में रखा हुआ। वो एसीटेट एनायन क्या करेगा, जो भी H प्लस आप ऐड करोगे ना, उसको पूरे को कंज्यूम करके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरे को कंज्यूम कर लेगा। सर कैसे पता चलेगा पूरे को कंज्यूम कर लेगा? बेटा ये जो रिएक्शन है इसका कांस्टेंट क्या होगा? क्या इसका कांस्टेंट 1/Ka होगा? ये तो क्लियर है ना। इसको रिवर्स कर देंगे तो Ka, इसका रिवर्स कर देंगे तो Ka होता है, मैंने ऑलरेडी इसका रिवर्स लिखा हुआ है, मतलब तो आपको पता है ना कि इसका कांस्टेंट 1/Ka होगा यार। तो 1/Ka आपको पता है कि वीक एसिड है तो Ka कम होता है, अगर Ka कम है तो 1/Ka बहुत ज्यादा होगा। अरे 1/Ka का वैल्यू बहुत ज्यादा है, 1/Ka का वैल्यू बहुत ज्यादा, मतलब ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जैसे ही H प्लस आपने ऐड किया ना, पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ऑलमोस्ट पूरा कंज्यूम हो जाएगा। एग्जैक्टली H प्लस जीरो नहीं होगा, एग्जैक्टली जीरो तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो ना यार, सब कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट होगा ही होगा। एग्जैक्टली जीरो कुछ नहीं होता, नियरली जीरो बोल सकते हैं। तो H प्लस ऑलमोस्ट कंज्यूम हो जाएगा। तो इसका मतलब H प्लस जो आपने ऐड करके इफेक्ट डालने की कोशिश की, वो H प्लस तो चला गया, कंज्यूम हो गया, इसका मतलब कोई चेंज नहीं हुआ पीएच में। ठीक है, ठीक है, मैं H प्लस नहीं, इस बार मैं OH माइनस ऐड करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आपने OH माइनस ऐड किया तो OH माइनस के साथ भी
रिएक्शन करने के लिए अमोनियम आयन है वहां पे, NH4OH बना लेगा वो। तो आपने OH माइनस ऐड करके सॉल्यूशन के पीएच को बढ़ाने की कोशिश की, बट जो भी OH माइनस आपने ऐड किया वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, अमोनियम आयन ने उसको कंज्यूम कर लिया, और इसका कांस्टेंट भी 1/Kb होगा, जो भी बहुत ज्यादा है, राइट। चलिए ठीक है, एसिड ऐड किया, बेस ऐड किया, फर्क नहीं पड़ा, तो इस बार थोड़ा सा वाटर ऐड करते हैं, फर्क पड़ेगा क्या। ये जो सिंपल बफर है ये क्या है, ये एक वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। इसका पीएच कैसे निकालते हैं, इसका पीएच का फॉर्मूला होता है 1/2 PKW प्लस PKA माइनस PKB, ये फॉर्मूला होता है। अब आप वाटर जब ऐड कर रहे हैं तो क्या होता है सर, जब भी वाटर ऐड करते हैं तो जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है। और तो क्या फर्क पड़ेगा, वाटर ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगा। एक सॉल्यूशन में वाटर ऐड कर दोगे तो जो भी सॉल्यूट था उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाता है सर, क्योंकि आप वाटर ऐड करके उसे डाइल्यूट कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। मतलब वाटर ऐड करने से कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, बट हमें तो इतना पता है कि यार ये पीएच तो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता। जब ये पीएच कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा तो कितना ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो वाटर ऐड करने से फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब पीएच अभी भी सेम है। तो तीनों इफेक्ट से आपने देखा कि चाहे आप एसिड ऐड करो, चाहे आप बेस ऐड करो, चाहे आप वाटर ऐड करो, फर्क नहीं पड़ रहा। जो पीएच पहले था अभी भी उतना ही है, इसलिए इसको बफर बोला गया है। अगेन जो भी हम ऐड कर रहे हैं बहुत ही कम अमाउंट में ऐड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वाटर ऐड नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा वाटर ऐड करेंगे तो फिर वो बफर नहीं रहेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ये एक न्यूमेरिकल की हेल्प से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल बफर वाला सीन तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है एसिडिक बफर। एसिडिक बफर क्या होता है, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। जैसे HCN एक वीक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस Cn माइनस है, इसका सॉल्ट Na प्लस के साथ ले लो, ये दोनों मिलके बफर बना लेंगे, सही बात। जैसे H3PO4 एक वीक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है H2PO4 माइनस, इसका Na प्लस के साथ एक सॉल्ट बना लो, ये बफर है, ये दोनों मिला के बफर है। जैसे ही मान लीजिए ये फॉर्मिक एसिड ले लीजिए, फॉर्मिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बना दीजिए, उसका सॉल्ट लिख दीजिए, ये दोनों मिला के बफर है, ठीक है। H3PO4 ले लीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ Na2HPO4 मैंने लिखा, क्या ये दोनों मिलके बफर बनाएंगे, क्या ये वाला क्वेश्चन जो एग्जांपल मैंने लिखा, क्या ये दोनों मिलके बफर बनाएंगे। क्या ये दोनों मिलके बफर बनाएंगे। H3PO4 और यहाँ पे है HPO4-2, एक दूसरे के कॉन्जुगेट तो नहीं है, क्योंकि कॉन्जुगेट में क्या होता है, एक H प्लस का डिफरेंस होता है सर, यहाँ पे 2 H प्लस का डिफरेंस है। तो ये H3PO4 वीक एसिड तो है, बट ये जो आपने लिखा है ना सर Na2HPO4, ये इसके कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट नहीं है। तो जब ये इसके कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट ही नहीं है तो बफर कैसे बनेगा, क्योंकि बफर का डेफिनेशन तो ये बोल रहा है कि वीक एसिड लो और उसके साथ उसी वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट लीजिए, तब दोनों मिलके बफर बनाएंगे, एसिडिक बफर बनेंगे। तो ये बफर नहीं है, ठीक है। अब एक एसिडिक बफर के लिए डेरिवेशन के लिए एक एग्जांपल, डेरिवेशन नहीं करूंगा, सीधा रिजल्ट लिख रहा हूँ, बट एक बार क्लियर कर दूं कि ये एक वीक एसिड है और इसके कॉन्जुगेट बेस का जो सॉल्ट है वो ये हो गया सोडियम एसिटेट, है ना। इसका कॉन्सेंट्रेशन आप C मान लीजिए और वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन A मान लीजिए। तो एसिडिक बफर के लिए पीएच का जो फॉर्मूला आता है वो आता है pKa प्लस लोग, नीचे एसिड आता है, ऊपर उसका कॉन्जुगेट बेस C। देखो इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा, बट ज्यादा क्लियर जो है, जो जो मुझे ठीक लगता है लिखना, वो कुछ इस तरीके से है, pH इक्वल्स टू pK प्लस लॉग, एसिडिक बफर में आप नीचे लिखिए एसिड का कॉन्सेंट्रेशन और ऊपर लिखिए उसके कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन, ये ज्यादा ठीक है।
यहाँ पे मिस्टेक नहीं होगी हमसे कभी, है ना। एसिड का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय उसके कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन, ये लिखना ज्यादा ठीक है। अब ऐसा क्यों? चलिए एक बात बताइए, H2CO3 एंड NaHCO3 ये दोनों मिलके बफर बना रहे हैं क्या? क्या ये दोनों मिलके बफर बना रहे हैं? H2CO3 प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट एग्जैक्टली बफर बना रहे हैं। साफ ही पता चल रहा है कि दोनों मिलके बफर बना रहे हैं ना। कौन सा बफर बन रहा है सर? एसिडिक बफर बन रहा है। अगर एसिडिक बफर बन रहा है तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे सर? पीएच इज इक्वल्स टू पी के प्लस, तो नीचे एसिड आएगा, दोनों में एसिड कौन है? ये एसिड है और ये इसके कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट है। तो एसिड अगर आपने H2CO3 नीचे लिखा तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? HCO3 माइनस। मुझे सिर्फ HCO3 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है। एसिड के साथ मुझे उसके सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट बेस के कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है। दूसरी बात, जब आप लिख रहे हैं ना ऐसा कि ये एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, तो ये एसिड और कॉन्जुगेट बेस दोनों कौन सी रिएक्शन में होते हैं? ये H2CO3 की कौन सी रिएक्शन में होते हैं? K1 या K2? कौन से स्टेप में होते हैं दोनों? दोनों इन्वॉल्व कौन से स्टेप में होते हैं सर? Ka1 में। ये दोनों Ka1 में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए pKa1 लिखा जाएगा। समझ रहे हैं बात? ठीक है, तो चेक काम कीजिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है ना, इसका पीएच का फॉर्मूला लिखिए और बताइए क्या है। क्या होगा बताइए? NaHCO3 प्लस Na2CO3 जो है दोनों मिलके एसिडिक बफर है। pH इज इक्वल्स टू pKa, pKa2 लिखना पड़ेगा। pKa2 ही लिखेंगे, क्यों? क्योंकि बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट सेकंड स्टेप में ही दिखते हैं मुझे। ठीक है, प्लस में लिखोगे, लॉग नीचे आएगा, नीचे एसिड आएगा। सर ये तो एसिड है सर, HCO3 माइनस तो एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट ऊपर आ जाएगा। तो ये पीएच का फॉर्मूला हो गया सर एसिडिक बफर का। ठीक है, चलिए ठीक है, एसिडिक बफर की कहानी। बेसिक बफर की बात कर लेते हैं। बेसिक बफर कैसे बनेगा? एक वीक बेस के साथ जब लिया जाएगा सॉल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एसिड, जैसे एक वीक बेस हो गया NH4OH, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? NH4 प्लस। NH4 प्लस का सॉल्ट लीजिए ना, तो सॉल्ट के लिए तो कैटाइन तो है मेरे पास, अमोनियम आयन, एनाइन नहीं है, तो Cl माइनस ले लो, ये दोनों मिलके बना लेंगे, दोनों मिलके बेसिक बफर बना लेंगे। उसके अलावा एनिलीन, जो आपको पता है एनिलीन भी एक वीक बेस होता है। एनिलीन भी एक वीक बेस है, तो एनिलीन का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा जब वो ये बना लेगा NH3 प्लस, और उसका सॉल्ट बनाना है तो Cl माइनस लिख दो साथ में, तो ये दोनों मिलके भी
बेसिक बफर बना ही रहे। बेसिक बफर में क्या फॉर्मूला होता है, पहली बात सुनिएगा, एसिडिक बफर में पीएच का फॉर्मूला आता है डायरेक्टली, और बेसिक बफर में पीओएच का फॉर्मूला आता है डायरेक्टली। तो पीओएच क्या आएगा बेटा, ये बनेगा पी के बी प्लस लॉग, नीचे बेस आएगा और ऊपर आएगा उसका कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी, ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इस इक्वेशन को हेंडरसन इक्वेशन बोलते हैं, जो पिछली वाली स्लाइड में लिखी थी ना मैंने, उसको भी हेंडरसन इक्वेशन ही बोलते हैं। ठीक, तो हेंडरसन इक्वेशन क्या है, वो एसिडिक और बेसिक बफर में पीएच और पीओएच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ये बात मुझे क्लियर होगी। ठीक, बट जब भी बेसिक बफर भी दिया जाएगा ना, तो घुमा फिरा के पूछा तो पीएच ही जाएगा आपसे, तो आपको पहले पीओएच निकालना है, और पीओएच मिल गया तो पीएच मिल ही जाएगा। आसान है वो तो, क्योंकि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14 होता है ना, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखिए मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि बफर आपने पढ़ा, सिंपल बफर देखा, एसिडिक बफर देखा, बेसिक बफर देखा। बहुत डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। हो सकता है आपको बफर नहीं दिया जाए स्टार्टिंग में, आपको एक एसिड और एक बेस दे दिया जाए, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, हो सकता है दोनों स्ट्रॉन्ग हो, दोनों में से कोई एक वीक हो या दोनों वीक हो, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। एक एसिड और एक बेस दे दिया जाए और आपको बोल दिया जाए कि यार इस एसिड और इस बेस को मिला दीजिए, और आपने मिलाया तो देखा कि कुछ और ही बन गया है, सॉल्ट बन गया है, या क्या पता बफर बन गया है, या क्या पता वीक एसिड बच गया या वीक बेस बच गया, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो डायरेक्टली बफर बना हुआ नहीं मिलेगा हमें, रिएक्शन हो रही होगी और कहीं ना कहीं बफर बीच में बन गया होगा। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इस सॉल्यूशन में इस स्टेज पे बफर बन रहा है, और जब पता चल जाएगा कि बफर बन रहा है, तब हम बफर का फॉर्मूला लगा के पीएच निकालेंगे। ठीक है, समझ में आना, बात करेंगे इस बारे में और अभी टाइट्रेशन पे आएंगे। तो पहले मैं एक सिंपल सा केस ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं एसिडिक बफर की बात कर रहा हूँ बेटा। एसिडिक बफर जैसे किससे बना होगा, एसिटिक एसिड और उसके सॉल्ट्स हैं। ठीक है, इसका एक्स मोल मान लीजिए, इसका वाई मोल्स मान लीजिए, है ना, दो एक्स और वाई मोल्स हो गए दोनों। तो आपने क्या किया, आपने उस एसिडिक बफर में आपने HCl ऐड कर दिया, HCl के Z मोल ऐड किया आपने। पहली बात तो HCl के Z मोल ऐड किया। अब ये Z कितना है क्या है उसके बारे में बात करते रहेंगे हम, बट आपने एक एसिडिक बफर में HCl ऐड किया, और आप जानते हैं कि क्योंकि आप HCl ऐड कर रहे हैं एसिडिक बफर में जिसमें ये दोनों प्रेजेंट हैं, तो एसिड के साथ एसिड का रिएक्शन तो होगा नहीं, मतलब जो भी HCl आपने ऐड किया है वो इसके साथ तो रिएक्शन करेगा नहीं, क्योंकि वो भी एसिड है। जो भी HCl आपने लिया है वो एसीटेट एनायन के साथ रिएक्शन जरूर करेगा सर। तो अल्टीमेटली होने क्या वाला है कि जैसे ही आपने HCl ऐड किया, एसीटेट एनायन रेडी है सॉल्यूशन में, वो एसिड से H+ गेन कर लेगा और Cl- रिलीज कर देगा। ठीक, हमें पता है कि एसीटेट जो है उसका Y मोल्स है, और HCl आपने अभी अभी ऐड किया है जो कि Z मोल है। तो यहाँ पे पहला केस जो बनता है, जो मेरे माइंड में आता है, वो ये है कि अगर Y का जो मोल्स है वो Z से ज्यादा हो, मतलब अगर Z लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए, तो सर अगर Z लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो Z तो जीरो हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, ये Y माइनस Z बचेगा, ये कितना बन जाएगा, Z बन जाएगा। बट आपको क्या पता है कि एसिटिक एसिड ऑलरेडी एक्स मोल तो प्रेजेंट है ही सॉल्यूशन में, Z और बन गया, तो क्या X+Z हो गया वो टोटल, क्या टोटल X+Z हो गया बेटा? क्या अभी भी सॉल्यूशन बफर ही है? बिल्कुल सर, अभी भी एसीटेट और एसिटिक एसिड दोनों प्रेजेंट है सर, अभी भी सॉल्यूशन बफर ही है, और अभी भी एसिडिक बफर ही बोला जाएगा। अभी फर्क नहीं पड़ा, पहले भी बफर था, अब भी बफर है। हो सकता है पीएच चेंज हो गया हो सकता है पीएच चेंज हो गया हो, बट पहले भी बफर था, अभी भी बफर है। समझ में आ रही? अभी पीएच कैसे निकालेंगे सर? अभी पीएच का जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल है, pKa प्लस लॉग में एसिड, नीचे एसिड हो गया X+Z, और ऊपर हो गया Y-Z, ये हो गया सर। इस तरीके से पीएच निकालेंगे,
और जब स्टार्टिंग में बफर दिया हुआ था तो पीएच कैसे निकलता? तो पीएच तो बहुत आसानी से निकल जाता सर। पीएच इज इक्वल्स टू पीकेए प्लस लॉग, नीचे एसिड एक्स आ गया, ऊपर बेस वाई आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, अब आप लोग एक्सप्लेन करेंगे, मुझे समझाएंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो इस केस में बता दे रहा हूँ अभी आपको, जो मैंने लिखा था कि आप HCl ऐड कर रहे हैं तो ये HCl के साथ रिएक्शन करता है और एसिड बना लेता है। ये X मोल है, ये Y मोल ऑलरेडी है, ये Z मोल ऐड कर रहे हैं। फिर पहला केस बता दिया था कि Z लिमिटिंग रिएजेंट है। सेकंड केस, अगर Y और Z दोनों इक्वल है तो क्या बनेगा? अगर Y और Z, सॉरी X और Z दोनों इक्वल है, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया डेटा ना, ये Y होगा, ये X होगा। Y और Z इक्वल है तो क्या होगा बेटा? तो सॉल्यूशन में क्या बचेगा? अगर y और z दोनों इक्वल है तो बेटा ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा अल्टीमेटली। ये कितना बन जाएगा? x तो ऑलरेडी था ही, ये x प्लस वाई बन जाएगा। या तो x प्लस वाई बोलिए या फिर इसको x प्लस जेड बोलिए, बात तो सेम ही है। क्यों सेम है सर? क्योंकि y और z का वैल्यू इक्वल है। ठीक, तो क्या बच गया सॉल्यूशन में? सिर्फ अकेला ये एसिटिक एसिड, और ये तो क्या है? वीक एसिड। सर वीक एसिड बच गया। वीक एसिड का पीएच कैसे निकालते हैं? सर वीक एसिड का पीएच होता है H प्लस इक्वल टू अंडर रूट के इंटू सी से निकालते हैं सर। सही बात है। प्रॉब्लम ये है कि सी क्या होगा? सी है सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। अब वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाले? ये एक्स प्लस वाई तो उसके मोल्स है, तो कॉन्सेंट्रेशन सी होगा उस सॉल्ट एसिड के मोल्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम होगा। एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम करेंगे तो आपको सी मिलेगा, और सी इसमें पुट करेंगे तो एच प्लस मिलेगा, और एच प्लस पी एच मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए थर्ड केस में आपके सामने लेता हूँ कि z ग्रेटर देन y, मतलब इस बार y लिमिटिंग रिएजेंट है, तो y लिमिटिंग रिएजेंट है तो y तो जीरो हो जाएगा, ये z माइनस वाई बच जाएगा, वो x तो ऑलरेडी था ही, x प्लस वाई और बन चुका है। अभी क्या है? अभी जो बचा हुआ है वो ये है कि z माइनस वाई तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और x प्लस वाई वीक एसिड है। मतलब सर अभी सॉल्यूशन में बच गया एक मिक्सचर, बच गया। किसका मिक्सचर? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर। और आपको पता है ना, जब भी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर होता है तो H प्लस कहाँ से आता है? ज्यादातर स्ट्रॉन्ग से आता है सर, क्योंकि वीक पे तो कॉमन आयन इफेक्ट लग गया, और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से वो H प्लस रिलीज ही नहीं कर रहा या बहुत कम कर रहा है। जब भी मिक्सचर आपके सामने आए तो आपको मान लो कभी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर आया और आपसे पीएच पूछा जाए तो आप डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग एसिड से पीएच निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए ठीक है। अब ये देखिए कि एक बफर है, अगेन ये एसिडिक बफर है। इस एसिडिक बफर में ये एक्स मोल था, ये वाई मोल है। पहले आपने HCl ऐड करने का एग्जांपल बताया था, अब आप क्या कर रहे हैं? आप NaOH ऐड कर रहे हैं। तो जब NaOH ऐड करोगे तो दोनों में से रिएक्शन कौन करेगा उसके साथ? ऑब्वियस सी बात है सर, एसिटिक एसिड ही रिएक्शन करेगा NaOH के साथ। और रिएक्शन करके क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। सर ऑलरेडी सॉल्यूशन में ये एक्स मोल प्रेजेंट है, ये वाई मोल प्रेजेंट है, और NaOH का आपने Z मोल ऐड किया है अभी अभी।
तो अगेन मेरे वही केसेस आपसे आपके सामने फिर से हैं कि अगर जो x है वो z से ज्यादा है, मतलब अगर z लिमिटिंग रीजन होता तो क्या होता सर, ये तो पूरा कंज्यूम हो जाता सर, और ये x माइनस z बच जाता और ये y प्लस z बच जाता। तो क्या अभी भी दोनों मिलके बफर ही बना रहे हैं? बिल्कुल सर, अभी भी दोनों मिलके एसिडिक बफर ही बना रहे हैं, और उस एसिडिक बफर का पीएच होगा pKa, प्लस में आएगा लॉग, तो नीचे आएगा एसिड जो कि x माइनस z है, ऊपर आएगा सोल्ट जो कि y प्लस z है। सेकेंड, अगर x इक्वल टू z आया, अगर x इक्वल टू z है तो कौन सा केस बनेगा ये बताइए। अगर x इज इक्वल टू z आया तो कौन सा केस बनेगा? सॉल्ट बचेगा, ठीक है। तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा बेटा ये? y मोल तो ऑलरेडी था ही स्टार्टिंग में, y मोल तो दिया ही है सर आपने, और x मोल और बन जाएगा, तो सर x प्लस वाई मोल बन गए। तो ये तो सॉल्ट है, ये तो एक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है सर? ये एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है। तो इसका पीएच का फॉर्मूला क्या होगा? इसके पीएच का फॉर्मूला होगा 1/2 pKw प्लस pKa प्लस लॉग में c मतलब कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा बेटा? कॉन्सेंट्रेशन होगा x प्लस वाई डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन के लिए x प्लस वाई तो मोल्स ही है, मुझे तो टोटल वॉल्यूम से भी डिवाइड करना पड़ेगा ना, तभी तो कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। और रही बात थर्ड वाले केस की, तो थर्ड वाला केस जो है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर जो x है वो z से कम हो जाए, मतलब अगर x लिमिटिंग रीजन हो गया तो ये तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये z माइनस एक्स बच जाएगा, और ये x प्लस वाई बन जाएगा। अभी क्या बच गया? बहुत बढ़िया बचा है अभी, ये एक NaOH बच गया इतना, और अभी अभी थोड़ा सा ये क्या बन गया? सॉल्ट बन गया है। ये क्या बन गया? सॉल्ट बन गया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक सॉल्यूशन है जिसमें अल्टीमेटली फाइनली ये बचा हुआ है, एक तो स्ट्रॉन्ग बेस है और एक ये है। आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? अपने हिसाब से बिहेव करेगा, वो बहुत सारा OH माइनस रिलीज करेगा। स्ट्रॉन्ग बेस वाटर में है तो बहुत सारा OH माइनस रिलीज करेगा। सोल्ट क्या करेगा? सोल्ट भी ऐसा नहीं चुप रहेगा, सोल्ट भी हाइड्रोलाइज करेगा, है ना। सोल्ट का एसिटेट का रिएक्शन होगा वाटर के साथ, क्योंकि एसिटेट वीक से आया है तो उसका हाइड्रोलिसिस होगा। बट हाइड्रोलिसिस इज ए नेग्लिजिबल फिनोमेना ना, मैंने बोला कि हाइड्रोलिसिस बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड अपने हिसाब से बहुत सारा OH माइनस दे रहा है, बट हाइड्रोलिसिस जो सोल्ट है वो अपने हिसाब से हाइड्रोलाइज कर रहा है, बट बहुत कम हाइड्रोलाइज करेगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस जो है वो नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है, सोल्ट है, तो आप सोल्ट के हाइड्रोलिसिस को नेग्लेक्ट कर सकते हो। एक एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के सामने जब भी कभी सोल्ट आ जाए, एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के सामने अगर कोई सोल्ट आ जाए, तो आप क्या करेंगे? उस स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को ही देखेंगे, सोल्ट को भूल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि सोल्ट ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? हाइड्रोलाइज करेगा। हाइड्रोलाइज करके पीएच चेंज तो होगा, बट पीएच बहुत कम चेंज होता है, आप जानते हैं हाइड्रोलाइसिस से पीएच में चेंज बहुत कम होता है, राइट, बहुत कम चेंज आएगा। तो ये एक केस बन गया जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस प्लस एक सॉल्ट है, तो इन दैट केस आप बोल सकते हैं कि जो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस है वो कैन बी नेग्लेक्टेड, है ना। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस जो है उसको नेग्लेक्ट करना ही पड़ेगा। आई होप यू आर पॉइंट क्लियर हुआ सबको, क्या क्या पॉसिबल केसेस बन सकते हैं उसमें, ये एक इम्पोर्टेंट केस है, ठीक है, समझ आती है बात? ओके, देखिए मैं आपको ये भी बोला था कि कोई भी बफर सॉल्यूशन जो है, या कोई भी सॉल्यूशन
कब बफर सॉल्यूशन की तरफ बिहेव करेगा? जब उसमें थोड़ा सा H+ या थोड़ा सा OH- या फिर थोड़ा सा वाटर मिलाया जाए। बहुत ज्यादा H+ ऐड कर देंगे तो बफर नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा OH- ऐड कर देंगे तो भी बफर नहीं रहेगा, अगर बहुत सारा वाटर मिला दिया ना तो भी बफर नहीं रहेगा। इसका क्या मतलब है सर? बहुत सारा वाटर का क्या मतलब है? कितना वाटर मिला है? देखिए बात ध्यान से सुनो। जैसे होता है ना कि एक सॉल्यूशन है, उसको 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया मैंने। 10 टाइम्स मतलब जितना भी था उसका 10% वाटर और मिला दिया, ऐसा होता है? नहीं, जितना भी था उसका 10 गुना वाटर आपने मिला दिया उसमें। बहुत ज्यादा डाइल्यूशन है। तो मान लो पहले 1 लीटर था, आपने अब 10 लीटर कर दिया, मतलब 9 लीटर एक्स्ट्रा मिला दिया। पहले 100 लीटर था, अब आपने उसको 1000 लीटर कर दिया, मतलब 900 लीटर मिला दिया। इसको 10 टाइम्स डाइल्यूशन बोलेंगे। तो अगर किसी सॉल्यूशन को, अगर कोई बफर सॉल्यूशन को आप 10 टाइम्स डाइल्यूट कर रहे हैं ना, तो 10 टाइम डाइल्यूशन तक तो ठीक है, चलेगा, उसके पीएच में चेंज नहीं आता उतना, वो बफर बफर ही रहेगा। बट अगर आपने 10 टाइम से ज्यादा डाइल्यूट कर दिया ना, तो फिर वो बफर बफर नहीं रहेगा, उस केस में वो बफर सॉल्यूशन बफर नहीं रहेगा। ये लिमिटेशन। ये आपने जो बोला ना सर कि थोड़ा सा वाटर मिलाना, थोड़ा सा वाटर का मतलब है कि जो भी सॉल्यूशन था उसको 10 टाइम्स तक डाइल्यूट कर सकते हैं आप, उससे ऊपर नहीं। उससे ऊपर डाइल्यूट करेंगे तो फिर क्या होगा? वो बफर नहीं रहेगा, वो बफर रहेगा ही नहीं, उसका प्रॉपर्टी चेंज रहेगा, उसका पीएच ही चेंज रहेगा एक्चुअली में। समझ आ रही बात? हम्म? बात समझ आ रही है? चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन है जिससे थोड़े कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। एक्चुअली में एक रिएक्शन हो रही है, और उस रिएक्शन से मैं आपको पूछा जा रहा है कि पीएच आपको बताना है। वो रिएक्शन जो है वो H3PO4 और NaOH के बीच में है। आपको पता है कि जब H3PO4 को आप NaOH में डिसॉल्व करोगे तो NaH2PO4 प्लस वाटर बनता है पहले, फिर जो NaH2PO4 है वो NaOH के साथ फिर से रिएक्शन करता है। मतलब देखो H3PO4 को अल्टीमेटली 3 H+ रिलीज करने हैं ना, पहले स्टेप में एक H+ रिलीज किया, अब दूसरा H+ भी रिलीज करेगा, और लास्ट में तीसरा H+ भी रिलीज कर देगा। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होगी। क्वेश्चन थोड़ा कंप्लीट नहीं किया मैंने, अब कंप्लीट करता हूँ। एसिटिक एसिड लिया गया है 100 ml 0.1 मोलर, और NaH लिया गया है 0.1 मोलर, बट NaH का वॉल्यूम धीरे धीरे चेंज कर रहा है, धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। तो क्या क्या दिया गया है? आपको इतना दिया गया है कि H3PO4 का Ka1 जो है वो 10⁻⁻3, इसका Ka2 जो है वो 10⁻⁸, और जो उसका Ka3 है वो 10⁻13 है। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए जब NaOH का जब आपने 50 ml ऐड किया होगा तो क्या होगा? ये NaOH का वॉल्यूम चेंज करता रहूंगा मैं, ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ ना, क्योंकि NaOH धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम मैं चेंज करूंगा। अभी 50 ml ऐड किया तो एक क्वेश्चन बन गया, वॉल्यूम चेंज करूंगा दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो जब आपने 50 ml ऐड किया तो क्या होगा कि सर NaOH का 50 ml मतलब NaOH के मिलीमोल्स कितने हो गए? 50 इंटू 0.1 मतलब 5 हो गए मिलीमोल्स। H3PO4 के मिलीमोल्स कितने हो गए सर? 100 इंटू 0.1 मतलब 10 हो गए। ठीक है, तो ये 10 हो गया, ये 5 हो गया सर, ये तो केमिकल रिएक्शन हो गई दोनों में, और सर ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ये 5 से 0 हो जाएगा, ये 10 से 5 बच जाएगा, ये 5 बन जाएगा,
वाटर का लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वाटर तो सॉल्वेंट है। अब मुझे बताओ इन दोनों ने मिलके क्या बना लिया। जैसे ही आपने 10 मोल्स H3PO4 में 5 मोल NaOH मिलाया, सॉल्यूशन में रिएक्शन हुई और अल्टीमेटली आपको क्या मिला, H3PO4 के 5 मोल्स मिले और NaH2PO4 के 5 मोल्स मिले। ये दोनों मिलके क्या बना रहे होंगे उस टाइम? ये दोनों मिलके जो सॉल्यूशन बना वो सॉल्यूशन क्या है? वो एक एसिडिक बफर बन गया सर। वो सॉल्यूशन एक एसिडिक बफर बन गया है। एसिडिक बफर के कंपोनेंट क्या है? बफरिंग कंपोनेंट जिनको बोलते हैं। बफरिंग कंपोनेंट कौन कौन से? H3PO4 प्लस NaH2PO4, ये दोनों बफरिंग कंपोनेंट है उसके। इसका भी 5 मोल्स, इसका भी 5 मोल्स, तो पीएच क्या आएगा? पीएच आएगा pKa1 प्लस लॉग ऑफ एसिड मतलब H3PO4 5 और ऊपर आएगा सॉल्ट जो भी है 5, तो ये आ गया pKa1 के इक्वल आ गया और pKa1 कितना होगा? 3 होगा। कैसे पता चला सर? क्योंकि K1 10 की पावर -3 है ना, तो pKa1 3 होगा, तो pH 3 आ गया। जब आपने 50 ml ऐड किया तो pH आ गया 3। ठीक है, पहली बात सर ये यहाँ पे pKa1 ही क्यों आया, ये बता चुका हूँ ना कि ये एसिड और ये इसका कॉन्जुगेट बेस दोनों पहले स्टेप में आते हैं, इसलिए pKa1 लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर उसका 100 ml ऐड करेंगे तो pH क्या आएगा? आंसर आप लोग को बताना है। क्या बनेगा बताओ यार। अगर इसका 100 ml मिला है आपने, अगर इसका 100 ml मिला है आपने तो क्या होगा? ये सब हटाना पड़ेगा यहाँ से पहले तो। सर जैसे ही आपने 100 ml मिलाया, 100 ml मिलाएंगे तो सर NaOH भी, NaOH के भी 10 मोल्स, 10 मिलीमोल्स होंगे और H3PO4 के भी 10 मिलीमोल्स होंगे। दोनों के मिलीमोल्स 10 है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा सर, ये 10 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। तो बेटा ये बन गया अल्टीमेटली आपके पास NaH2PO4। अच्छा NaH2PO4, ये NaH2PO4 का पीएच कैसे निकालेंगे? NaH2PO4 का पीएच कैसे निकालेंगे बताइए? इसके पीएच निकालने का कोई फॉर्मूला है क्या? आज ही बताया, सबसे पहले यही बताया, स्टार्टिंग हुआ ना क्लास का, यही बताया कि ये एम्फीप्रोटिक एनाइन वाला है तो इसका पीएच होगा कि H2PO4 माइनस कहाँ कहाँ पे आता है सर, ये पहले स्टेप में तो बनता है, दूसरे स्टेप में H प्लस की तरफ बिहेव करता है, इसका आएगा pKa1 प्लस pKa2/2, खत्म हो गया।
तो pK1 कितना है सर? वो 3 है। pK2 कितना है? 8 है। बाय 2 करेंगे तो ये pH इसका 5.5 आ गया। ठीक है, नहीं आ रहा समझ में? अब जो भी पूछूंगा उसका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा क्लास खत्म हो जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, रिवीजन खत्म हो जाएगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मुझे बहुत इरिटेट होता है जब मैं ही बोलता हूँ सिंपल, क्योंकि चैप्टर पहली बार ही पढ़ रहे हो तुम लोग, रिवीजन कर रहे हो। तो जब कुछ पूछ रहा हूँ तो बताना पड़ेगा ना। एक बार तो रिवाइज किया होगा, खुद से पढ़ा होगा तुम लोगों ने। गलत हो सही हो फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट गलत होगा तो मुझे पता तो चलेगा तुम लोग कहाँ गलत कर रहे हो रहा है। तुम कुछ बोलोगे नहीं तो मुझे क्या पता चलेगा यार। और जिसको बोलना नहीं क्लास से जा सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। और बोलोगे नहीं तो फिर मैं क्लास एंड कर दूंगा 10 मिनट में। 10 मिनट बाद क्लास एंड कर दूंगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। मतलब लिख सकते हो यार, लिखना तो अलाउ है ना। अब कुछ पूछ रहा हूँ तो उसको उसका रिस्पॉन्स में लिख सकते हो ना। ठीक है चलिए, नेक्स्ट जो है 150 ml ऐड करेंगे तो क्या होगा? सोचो और बताओ, क्योंकि ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ सबको। मुझे तो पढ़ने का शौक नहीं है, क्योंकि ये तो मुझे तो आता है ना। मैं तुम लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, मेरा वेट मत करो कि सर बताएंगे। 150 ml ऐड करेंगे तो क्या होगा? आपने बोला कि बेस एंड सॉल्ट वुड रिमेन, विल इग्नोर हाइड्रोलिसिस। ठीक है चलिए, सोचा, एटलीस्ट सोचा, बहुत बढ़िया। देखो बेटा H3PO4 का कितना मिलीमोल्स है? 10 है। और NaOH का कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब मेरी बात सुनना, लिमिटिंग रीजेंट ये होगा, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये 5 मिलीमोल बच जाएगा, ये 10 मिलीमोल बन जाएगा। Na H2PO4 का 10 मिलीमोल्स बन गया और NaOH का 5 मोल बच गया। अब ये दोनों आपस में फिर से रिएक्शन करेंगे, दोनों फिर से रिएक्शन करेंगे। इस बार लिमिटिंग रिएजेंट ये होगा, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये 5 मोल बच जाएगा, ये 5 मोल बन जाएगा। ठीक है, क्या हो गया सर? ये दोनों बच गए सर, ये दोनों बच गए। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके बनाते हैं एसिडिक बफर बनाते हैं सर। तो एसिडिक बफर बच गया सोल्यूशन में। एसिडिक बफर बच गया तो इसको पीएच निकालना पड़ेगा। और पीएच कैसे निकालेंगे सर? pKa2 लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों सेकंड स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं। प्लस लॉग ऑफ, नीचे एसिड आता है, नीचे एसिड आएगा उसका भी 5 है, ऊपर सोल्ट आएगा उसका भी 5 है। तो अल्टीमेटली ये क्या आ गया सर? ये pKa2 आ गया। और pKa2 का वैल्यू 8 होता है, तो pH 8 आएगा यहाँ से। pH कितना आएगा? 8 आएगा यहाँ से। ये बात समझ आई सबको? अगर NaOH बच गया ना बेटा, तो वो रिएक्शन करता रहेगा, क्योंकि NaOH अकेला ऐसा है जो तीनों रिएक्शन में है। तो अगर NaOH पहले स्टेप में बच गया तो दूसरे में रिएक्शन करेगा, दूसरे में बच गया तो तीसरे में रिएक्शन करेगा। अगर NaOH पहले रिएक्शन में खत्म हो गया तो दूसरी तीसरी रिएक्शन होगी नहीं। ये तो पता है ना हमें। ठीक है चलिए, 150 ml का हो गया। 200 ml, 200 ml पे पीएच क्या आएगा? और जो मैं बोल रहा हूँ ना, 200 ml में पीएच, ये क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से ज्यादा लगना भी नहीं चाहिए। 200 ml में पीएच क्या आएगा? Na2H, Na2HPO4 का पीएच कैसे निकालेंगे जयेश? आपको बताना पड़ेगा ना। ये तो आपको कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा इसका पीएच क्या होगा। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो निकालिए, बताइए।
सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। टेन पॉइंट फाइव, सही बात है। डायरेक्टली बोल सकता हूं कि जब 200 ml आप 200 ml आप NaOH लेंगे, तब 200 ml NaOH में 200 की बात कर रहा हूँ ना मैं, हम 200 की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो लास्ट में सिर्फ ये बचेगा 10 मिलीमोल्स। ये क्या है? ये तो एम्फीप्रोटिक वाला केस है। इसका पीएच कैसे निकालते हैं? इसका पीएच निकालेंगे pKa2 प्लस pKa3/2 से। वो कितना होगा? 8 प्लस 13/2 मतलब 10.5। सिंपल हो गया। धीरज, समझ आ रहा है? सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया था तूने, ये समझ आया डायरेक्टली मैंने कैसे लिखा? ठीक है, चलेगा। तो एक काम कर, अब 250 ml का बता आंसर क्या आएगा। 250 ml। आई थिंक जब 250 ml लेंगे ना, तो लास्ट में ये 5 मिलीमोल बचेगा और ये 5 बचेगा, और ये दोनों मिलके एसिडिक बफर बना रहे होंगे, और उसका पीएच क्या आएगा? pKa3 प्लस लॉग में नीचे एसिड आएगा, मतलब एसिड कौन सा? HPO4-2। ये एसिड आएगा नीचे, और ऊपर उसका कॉन्जुगेट बेस फॉस्फेट आएगा। तो pKa3 तो होता है 13 प्लस लॉग में ये भी 5 है, ऊपर भी 5 है, तो आंसर आ गया 13। सही बात है। 300 ml में बताया, 300 ml पे क्या होगा? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। 300 ml पे पीएच कितना है? कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। मैं जो पूछ रहा हूँ इस बार थोड़ा कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। 300 ml पे पीएच कितना है, एग्जैक्ट आंसर बताना मुझे। मैं आपको कैलकुलेटर कर सकते हैं, मुझे अप्रोच देखनी है आपकी कि आंसर एग्जैक्टली आ रहा है कि नहीं। H3PO4 बचेगा, H3PO4 बचेगा, और उसके 10 मिलीमोल्स बचेंगे। 10 मोल्स नहीं, 10 मिलीमोल्स बचेंगे। ठीक है, तो इतना तो पता चला कि Na3PO बचेगा, और Na3PO4 के 10 मिलीमोल्स बचेंगे लास्ट में। ठीक है, तो ये Na3PO4 का कैसे निकालेंगे यार?
पीएच कैसे निकालेंगे? क्या ये बता चुका हूँ मैं आपको? आज ही बताया मैंने। पॉलीवेलेंट आयन का हाइड्रोलिसिस में यही एग्जांपल लिया था मैंने, Na3PO4 वाला ही, राइट। कैसे निकालेंगे सर? ये बन गया 1/2 PKW प्लस PKA प्लस log ऑफ C हो जाएगा। ये 1/2 हो गया, PKW 14 हो गया, PKA कौन सा लिखे, कौन सा K आएगा ये बता दो बस। 3 आएगा, बहुत बढ़िया। सबसे लास्ट वाला आता है पॉलीवेलेंट पे, तो K3 हो गया हमारा 30 हो गया। उसके बाद log ऑफ C का वैल्यू कितना है ये भी बता दो यार। C का वैल्यू कितना है? कॉन्सेंट्रेशन कितना है मुझे कॉन्सेंट्रेशन बताओ जल्दी। किसका कॉन्सेंट्रेशन है? सोल्ट का। Na3PO4 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? Na3PO4 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कितना बताना आपको? एग्जैक्टली। कॉन्सेंट्रेशन आएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये आएगा 10 मिलीमोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है? अरे सर 100 ml तो H3PO4 था और 300 ml आपने मिला दिया तो 400 ml। सही है, बहुत बढ़िया। यहाँ से सॉल्व करेंगे ना तो पीएच नियरली 12.7 के आसपास आएगा। तो 300 ml पे साफ पता चल गया है ना कि क्या क्या होगा। एक लास्ट डिस्कशन करते हैं, फिर इसको एंड करते हैं, फिर आगे चलेंगे थोड़ा। अगर ये 350 ml होता तो क्या केस बनता? 350 ml में क्या बनता? कौन कौन बचेगा 350 ml में? और जो भी बचेगा उसका पीएच निकालने का क्या लॉजिक है, कैसे अप्रोच करेंगे ये भी बताइएगा। ये तो ठीक है कि सर NaOH और Na3PO4 बच जाएगा, ठीक है। कैसे अप्रोच करेंगे, इसका पीएच कैसे निकालेंगे? एग्जैक्टली आयुषी ने सीखा है कि 5 मोल्स तो NaOH के बचेंगे और 10 मिलीमोल्स Na3PO4 के बच जाएंगे, ठीक है। कैसे अप्रोच करेंगे, पीएच कैसे निकाले इसका? एग्जैक्टली Na3PO4 को नेग्लेक्ट कर देंगे, बहुत बढ़िया। कि देखो दोनों बच गए ना, ये दोनों, ये और ये दोनों बच गए, तो एक एक स्ट्रॉन्ग के सामने अगर सोल्ट आ जाता है तो सोल्ट के हाइड्रोलिसिस को तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ NaOH से मतलब है। तो NaOH का कितना मिलीमोल्स बचा था बेटा? 5 बचा था ना। NaOH का 5 मिलीमोल मतलब NaOH का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? NaOH का कॉन्सेंट्रेशन 5/100 प्लस 350 ना, मतलब 5/450, मतलब 1/90। ये NaOH का कॉन्सेंट्रेशन है। तो OH माइनस का कितना होगा? वो भी 1/90 होगा। तो POH कितना होगा? माइनस log ऑफ 1/90 होगा, ठीक है। यहाँ से POH निकालेंगे और फिर pH निकालेंगे, हमारा काम हो जाएगा। समझ रहे हैं यार? ये जो क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन से एक्चुअली में, इस क्वेश्चन में कहीं पे सोल्ट भी बन रहा था, कहीं पे बफर भी बन रहा था। सोल्ट में भी एम्फी प्रोटिक वाला केस यहाँ पे आ गया। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस के सामने सोल्ट को नेग्लेक्ट करने वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया, मतलब 3-4 कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में आ गए। तो यहाँ पे एक तरीके से हमें आइडिया लग गया कि कैसे अप्रोच करेंगे न्यूमेरिकल को, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया सबको। आगे चलते हैं, बफर कैपेसिटी की बात करते हैं। ज्यादा डिटेल में डेरिवेशन तो नहीं बताऊंगा, बफर कैपेसिटी का वैसे डेरिवेशन भी है। बफर कैपेसिटी का मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि यार ये दोनों अगर एसिडिक बफर बना रहे हैं तो इन दोनों को बोला जाएगा बफरिंग कंपोनेंट, कि ये दोनों बफरिंग कंपोनेंट है। तो सेम बफरिंग कंपोनेंट को लेके इनफाइनाइट नंबर ऑफ बफर सॉल्यूशन बना सकता हूं मैं, कि दोनों का 1 1 लिया, इसको 1 लिया, इसको 0.5 लिया, इसको 0.5 लिया, इसको 1 लिया। सर ऐसे तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है।
तो इनफाइनाइट बफर बना सकता हूँ मैं, बिल्कुल बना सकता हूँ। तो क्या सर इन दोनों से मिलके जितने भी इनफाइनाइट बफर बनेंगे क्या सभी का बिहेवियर सेम होगा? नहीं, सभी का बिहेवियर डिफरेंट होगा। सर इनमें कौन सा बफर सबसे अच्छा होगा? जब भी मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ कि बफर सबसे अच्छा है, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो अपने पीएच को चेंज बिल्कुल भी ना होने दे। देखो ये तो क्लियर है आपको कि बफर सॉल्यूशन है, थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस मिलाओगे तो पीएच स्लाइटली चेंज होगा, बहुत कम होगा। अब मान लो कि आपके पास दो बफर थे, एक बफर में पीएच 0.2 से इंक्रीज हो गया और एक में 0.5 से इंक्रीज हो गया, तो आप बोलेंगे यार जिस सॉल्यूशन ने 0.2 से इंक्रीज किया वो बहुत अच्छा बफर है, क्योंकि उसने चेंज ज्यादा नहीं होने दिया। उसने चेंज ज्यादा नहीं होने दिया मतलब वो बहुत अच्छा बफर है, उसका बफरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बफरिंग कैपेसिटी या उसको बफर इंडेक्स भी बोलते हैं, बफर कैपेसिटी या बफर इंडेक्स। तो बफर कैपेसिटी क्या होता है कि ये बफर कैपेसिटी से आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा सॉल्यूशन अपने पीएच को चेंज नहीं होने देता। मतलब अगर पीएच में चेंज कम है तो बफरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, अगर पीएच में चेंज कम है तो बफरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, अगर पीएच में चेंज बहुत ज्यादा हो गया मतलब बफर कैपेसिटी कम। ठीक, और रही बात बफर कैपेसिटी के फॉर्मूले की, तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है बेटा, बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एसिड या फिर बेस, है ना, कि कितना ऐड किया है आपने मोल्स ऑफ एसिड या बेस एडेड डिवाइड बाय चेंज इन पीएच, है ना, चेंज इन पीएच होता है। तो आपने देख लिया ना कि पीएच में जो चेंज है अगर वो ज्यादा है तो बफर कैपेसिटी कम होगा। सही बात है। डेरिवेशन है, बताऊंगा नहीं, डायरेक्टली मैं इतना आपको बता देता हूँ कि इन दोनों से मिलके इनफाइनाइट बफर बनेंगे, बट उसमें से एक ऐसा बफर होगा जिसका बफर कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगा। वो कंडीशन क्या है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि एसिडिक बफर के लिए, अगर ये एक एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर में बफरिंग कंपोनेंट को फिक्स करते, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर करके बहुत सारे बफर सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं। उन सभी बफर सॉल्यूशन में से सबसे अच्छा बफर वो होगा जहां पे एसिड का कॉन्सेंट्रेशन उसके उसके कॉन्जुगेट बेस के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो। एसिड का कॉन्सेंट्रेशन उसके कॉन्जुगेट बेस के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो, तब वो सबसे अच्छा बफर हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पीएच इज इक्वल्स टू, आपको पता है पीकेए प्लस क्या होता है, नीचे एसिड आता है ऊपर क्या आता है, कॉन्जुगेट बेस आता है। अगर इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा तो ये क्या आएगा, पीकेए आएगा। वही अगर आप बेसिक बफर की बात करें तो बेसिक बफर में क्या होगा, बेसिक बफर में फॉर्मूला आता है पीओएच इज इक्वल्स टू पीकेबी प्लस लॉग, नीचे आता है बेस और ऊपर आता है कॉन्जुगेट एसिड। तो यहाँ पे बफरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम कब होगा, सबसे अच्छा बफर कब बनेगा, जब बेस का कॉन्सेंट्रेशन उसके कॉन्जुगेट एसिड के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो जाए। और देखो यार मैं बहुत ही क्लियरली बोल रहा हूँ, एसिड को कॉन्जुगेट बेस से बोल रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, और बेस को कॉन्जुगेट एसिड से कंपेयर कर रहा हूँ। ये एसिड और सोल्ट लिखा हुआ मिलेगा मॉड्यूल्स में, बट वो कंफ्यूजिंग है बहुत। क्यों कंफ्यूजिंग है वो भी पता चलेगा, बहुत कंफ्यूजिंग है, वहां पे नहीं जाएंगे हम लोग। जो भी पीएच का फॉर्मूला होता है उसमें यहाँ पे बेस लिखते हैं तो कॉन्जुगेट एसिड लिखते हैं बस, ये ध्यान रखो। ठीक है, बेस लिखा, यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड है, नीचे अगर एसिड है तो ऊपर कॉन्जुगेट बेस, ऐसे याद रखिएगा। ठीक, चलिए एक और बात मैं बता देता हूँ आपको। ये तो आप जानते ही हैं कि सर एक एसिडिक बफर है, एक एसिडिक बफर है और उसमें आपने थोड़ा सा वाटर मिलाया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा वाटर मिलाने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मेरा कहना ये है कि थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा वाटर मिला दिया, 10 टाइम्स डाइल्यूट करेंगे तो चलेगा, 10 टाइम्स तक डाइल्यूट करेंगे चलेगा, बफर बफर ही रहेगा, इवन पीएच भी चेंज नहीं होगा। बट अगर मान लीजिए सर आपने 1000 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया तो क्या होगा सर, तो एसिडिक बफर पे क्या फर्क पड़ेगा, उसका पीएच चेंज होगा तो कितना होगा, इंक्रीज होगा पहले से या डिक्रीज होगा, कोई कमेंट कर सकते हैं, वो समझिए। आपको पता है कि वीक एसिड है, बफरिंग कंपोनेंट वो क्या कर रहा होगा, वो डिसोसिएट हो रहा होगा इसमें, उसका कॉन्सेंट्रेशन सी है तो सी में से सी अल्फा डिसोसिएट हो गया, एसी अल्फा बन गया, एसी अल्फा बन गया। मतलब अल्टीमेटली आपको इतना पता है कि H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सी अल्फा है। और जब आप डाइल्यूट कर रहे हैं सॉल्यूशन को, इस बफर सॉल्यूशन को जब आप डाइल्यूट कर रहे हैं
तो डाइल्यूशन पे क्या होता है, डाइल्यूशन पे आपको पता है डाइल्यूट करने पे कॉन्सेंट्रेशन कम होता है ना, डाइल्यूट करते हैं तो obvious सी बात है कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, और डाइल्यूट करने से अल्फा बढ़ता है। ये ओस्टवाल ने बोला था, ओस्टवाल ने बोला था ना कि डाइल्यूट कर दो अल्फा बढ़ जाएगा। बट एक बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं कि एक बात मुझे बताओ, मैं बोल रहा हूँ सी तो कम होगा और अल्फा बढ़ेगा, तो सी इंटू अल्फा का प्रोडक्ट क्या होगा? जैसे मैंने लिखा कि z इक्वल टू एक्स इंटू वाई है, एक्स कम हो रहा है वाई बढ़ रहा है, तो z का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? पक्का सेम। तो ये आपने ये मान लिया कि जिस रेट से x डिक्रीज हो रहा है उसी रेट से y बढ़ रहा होगा, ये आपने मान लिया, मैंने तो कमेंट किया ही नहीं ऐसा कुछ, मैंने नहीं बोला ऐसा कुछ, ये एकदम गलत सोच है। मैं बोल रहा हूँ कि x कम हो रहा है y बढ़ रहा है, तो z पे क्या फर्क पड़ेगा? आपका आंसर होना चाहिए सर डिपेंड करेगा कि अगर x ज्यादा कम हो रहा है तो z भी कम हो जाएगा, अगर y बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो z भी इंक्रीज हो जाएगा, डिपेंड करेगा ना, ऐसे हवा में कुछ तो बोल नहीं सकते। ऑब्जर्वेशन से हमें इतना पता है कि अगर डाइल्यूट किया तो कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और अल्फा बढ़ता है। आपको पता है कि यार अल्फा थोड़ा सा बढ़ता है, अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 से ज्यादा तो होता नहीं हो, और 1 भी कब होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूट करेंगे तब। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कोई लिमिट है क्या? नहीं है। जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूट कर देंगे, इतना सारा वाटर मिलाएंगे, तब जाके अल्फा 1 होगा। इसका सिंपल सा मतलब ये निकलता है कि सर कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत कम हो जाएगा बट अल्फा बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। इसलिए मैंने एरो ऐसा बनाया कि कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत ज्यादा कम हो गया बट अल्फा बढ़ा तो सही बट थोड़ा सा बढ़ा। इसका मतलब सी अल्फा जो प्रोडक्ट है वो कम होगा। अरे सी अल्फा कम है तो एच प्लस भी कम होगा ना, क्योंकि एच प्लस ही तो सी अल्फा है। अगर एच प्लस कम हो गया तो पीएच बढ़ जाएगा। सिंपल सा मतलब है, एसिडिक बफर को डाइल्यूट कर दोगे ना, उसका पीएच बढ़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप बोलेंगे सर आप तो बोल रहे हैं एसिडिक बफर है, बफर का तो पीएच चेंज ही नहीं होता, आप बोल रहे हैं बढ़ेगा, ये क्या लॉजिक है? मैं तब बात कर रहा हूँ जब आप उसे बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देंगे। 10 टाइम्स तक डाइल्यूट कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, बट अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया तो उसका पीएच बढ़ेगा। वहीं अगर आप बेसिक बफर की बात करते हैं तो बेसिक बफर में डाइल्यूट करने पे पीएच डिक्रीज होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, चलिए ठीक है, इंडिकेटर पे चलते हैं सीधा, फिर वहां से टाइट्रेशन पे जाएंगे और फिर उसके लास्ट सॉल्युबिलिटी खत्म हो जाएगा ना। इंडिकेटर क्या है? सबसे पहले तो सर इंडिकेटर जो भी होते हैं वो या तो वीक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं या वीक ऑर्गेनिक बेस होते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई भी वीक ऑर्गेनिक एसिड या वीक ऑर्गेनिक बेस को इंडिकेटर बना दो, नहीं। इंडिकेटर बनाने का कंडीशन है कि जो भी इंडिकेटर है वो वीक तो होगा ही। इसका मतलब वीक होगा तो वो अपने आयन के साथ इक्विलिब्रियम में रह सकता है। तो अगर वो अपने आयन के साथ इक्विलिब्रियम में है तो सर वहां पे दो फॉर्म होगी, एक तो कंपाउंड होगा, दूसरा आयन होगा, दोनों प्रेजेंट होंगे। कोई भी वीक अगर सब्सटेंस है तो उसका कंपाउंड, वो सब्सटेंस और आयन दोनों प्रेजेंट होते हैं ना। जैसे मान लो मैं एक इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ, एच आयन, आयन मतलब इंडिकेटर है, एच मतलब एसिड में एच होता है ना, तो ये एसिडिक इंडिकेटर है ऐसा मान लो। एक एसिडिक इंडिकेटर है, वो H प्लस और I माइनस आयन माइनस डिसोसिएट होगा, आपको पता है। ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं अनआयोनाइज्ड फॉर्म, और इसको बोलते हैं आयोनाइज्ड फॉर्म। H प्लस को भी आयोनाइज्ड ही बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है ना, ये आयोनाइज्ड फॉर्म है। एक इंडिकेटर सेलेक्ट करने के तरीके ये है कि इंडिकेटर वीक होना चाहिए, या तो वीक ऑर्गेनिक एसिड या वीक ऑर्गेनिक बेस होना चाहिए, साथ ही साथ उसके अनआयोनाइज्ड फॉर्म और आयोनाइज्ड फॉर्म का कलर डिफरेंट होना चाहिए। उसके अनआयोनाइज्ड फॉर्म और आयोनाइज्ड फॉर्म का कलर डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कलर अगर डिफरेंट होंगे दोनों, तभी वो कलर चेंज करके आपको इंडिकेट करेगा कि एंड पॉइंट आ चुका है। इंडिकेटर का काम क्या होता है? आपको इंडिकेट करना कि एंड पॉइंट आ चुका है, अब रिएक्शन या अब टाइट्रेशन आगे करने का जरूरत नहीं है। तो वो आपको इंडिकेट कैसे करेगा? कलर चेंज करके। तो कलर चेंज करने के लिए उसके पास दो डिफरेंट कलर तो होने चाहिए, और वो दोनों डिफरेंट कलर कहाँ से आएंगे? उसकी आयनाइज और अनआयनाइज फॉर्म से।
अब देखो सोचने वाली बात ये है कि सर ठीक है चलो HIN और ये H प्लस और IN माइनस था, तो सर मान लीजिए कि ये ऑरेंज कलर का है और ये रेड कलर का है, तो इसका मतलब तो आप ये बोल रहे हैं कि IN माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो रेड दिखेगा और HIN का ज्यादा है तो ऑरेंज दिखेगा। हाँ बिल्कुल सही है, बट कितना ज्यादा हो कि रेड दिखेगा, ये सुनो ध्यान से। अगर IN माइनस का कॉन्सेंट्रेशन HIN के कॉन्सेंट्रेशन से कम 10 टाइम्स है, कम से कम 10 टाइम्स, 10 टाइम्स से ज्यादा हो तो बहुत बढ़िया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट मिनिमम 10 टाइम्स अगर है, इसका मतलब IN माइनस बहुत ज्यादा है, आपको रेड कलर दिखेगा सॉल्यूशन। बट अगर HIN का कॉन्सेंट्रेशन IN से 10 टाइम्स ज्यादा है तो HIN का कलर दिखेगा, मतलब ऑरेंज दिखेगा, राइट। या फिर जो सेकंड सेकंड जो है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, IN माइनस डिवाइडेड बाय HIN, किससे 1/10 से कम हो, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना मैथमेटिकली, शायद समझ तो आ ही रहा होगा आपको, इसको भी 1/10 से कम हो, तो 1/10 से कम का सीन पता है और 10 से ज्यादा का सीन पता है, बट इतना नहीं पता कि 1/10 से 10 के बीच में क्या होगा सर। अगर 1/10 से 10 के बीच में है तो कलर पे तो कमेंट नहीं कर सकते हम लोग। हाँ इतना पता था कि 1/10 से कम में ऑरेंज होगा और 1/10 से कम में ऑरेंज होगा और 10 से ज्यादा में रेड होगा। 1/10 से 10 के बीच में क्या होगा, 1/10 से 10 के बीच में कमेंट नहीं कर पाएंगे कलर पे, ठीक है। बात करते हैं एसिडिक इंडिकेटर की। एसिडिक इंडिकेटर में सबसे पहले आता है HPH, ठीक है, फिनोक्सिलीन जिसे आप बोलते हैं, उसका उसका पीएच रेंज होता है 8.3 से 10 के बीच में होता है बेटा, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ कि HPH जो है वो किस तरीके से डिसोसिएट होगा H प्लस और पीएच माइनस के फॉर्म में। जो HPH है वो तो कलरलेस होता है और पीएच माइनस पिंक होता है, दोनों का डिफरेंट कलर तो है ही, एक कलरलेस एक पिंक है, चलेगा, ठीक है। पिंक कब दिखेगा, जब पीएच माइनस बहुत ज्यादा है, और कलरलेस कब दिखेगा सॉल्यूशन, जब HPH बहुत ज्यादा है। एसिडिक इंडिकेटर का पीएच कैसे निकालते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है pKi प्लस लॉग, नीचे एसिड आएगा ऊपर उसका कॉन्जुगेट बेस, एग्जैक्टली जैसा एसिडिक बफर था ना वही फॉर्मूला है। एसिडिक इंडिकेटर का फॉर्मूला वही है जो एसिडिक बफर का है, बेसिक इंडिकेटर का फॉर्मूला वही है जो बेसिक बफर का होता है। तो फॉर्मूला याद रखने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेहनत भी नहीं लगेगी, समझ आ जाएगा, ठीक है। एसिडिक इंडिकेटर का फॉर्मूला वही है जो एसिडिक बफर का होता है, बिल्कुल, मतलब उसके जैसा है, एग्जैक्टली वैसा तो नहीं बोलेंगे क्योंकि बफर के लिए के भी आता है और इंडिकेटर के लिए KI डिफाइन करते हैं ना, उसके जैसे होता है। बेसिक इंडिकेटर का जो फॉर्मूला होगा वो बेसिक बफर जैसा ही होने वाला है, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने आपको भी बताया कि कहाँ से कहाँ तक रेंज होता है इंडिकेटर का, ठीक है, वो क्लियर हो गया होगा। ज्यादा मैं उसके बारे में बात करना नहीं चाहता। वो 8.3 से 10 है तो 8.3 से कम होगा तो कौन सा कलर दिखेगा, 10 से ज्यादा है तो कौन सा कलर दिखेगा उसका, वो सब आप जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। उसके बारे में वो 50 बातें करने से कोई फायदा नहीं है, सीधा हम तो न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं, टाइट्रेशन पे। वहीं पे इंडिकेटर का फिर से एक बार धीरे धीरे रिवाइज करते रहेंगे। मैं तो टाइट्रेशन पे आ रहा हूँ सीधा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। एक सॉल्यूशन लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया 50 ml, 0.1 मोलर HCl ले लिया, धीरे 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 उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, NaOH ऐड कर रहे हैं, कितना 0.1 मोलर NaOH ऐड कर रहे हैं बेटा। NaOH का कितना वॉल्यूम ऐड किया सर, अभी NaOH का वॉल्यूम नहीं बताया मैंने, मैं बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम ऑफ NaOH ऐड करेंगे तो पीएच कितना आएगा, इसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ। पहले NaOH 0 ऐड किया तो पीएच कितना आएगा, जब NaOH ऐड ही नहीं किया तो पीएच सिर्फ एसिड से आएगा, और एसिड का पीएच कितना निकालोगे, पीएच निकालोगे माइनस लॉग ऑफ H प्लस से, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस कितना है, 0.1 है, सर ये तो 1 आ गया, सही बात है, पीएच 1 आएगा। अगर NaOH का 10 ml ऐड कर दिया तो क्या होगा, तो फिर सिंपल सी बात है सर, NaOH ऐड कर दिया, सॉल्यूशन में HCl था, रिएक्शन होगी दोनों में, NaCl बनेगा और वाटर बनेगा। अब मुझे बताओ, जब NaOH का 10 ml मैंने ऐड किया तो फाइनली सॉल्यूशन में क्या बचेगा, बताइए क्या बचेगा।
अरे इसमें क्या सोच रहे हो तुम लोग, इतना सोचोगे? जब NaOH का 10 ml ऐड किया तो क्या होगा? रिएक्शन होगी ना NaOH और HCl में, क्या बच जाएगा फाइनली बताइए? HCl बचेगा बेटा, HCl तो बचेगा बट NaCl भी तो बनेगा। एग्जैक्टली हाँ सर, तो HCl और NaCl दोनों रहेंगे, बट सर सिंपल सी बात ये है कि एक HCl एसिड है और NaCl सॉल्ट है, तो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नेग्लेक्ट कर दो, सिर्फ एसिड को देखो HCl को। HCl कितना बच जाएगा? 4 मिलीमोल्स बच जाएगा। तो HCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया? 4/60 आएगा, क्योंकि 10 ml ऐड किया है और 50 ml था ऑलरेडी, तो 4/60 मतलब 1/15। तो pH कितना आएगा? माइनस लॉग ऑफ 1/15। कितना आ गया आंसर? 1.17। चलेगा, एग्जैक्टली चलेगा। चलिए ठीक है, डायरेक्टली सीधा मैं बता देता हूँ। आप मुझे इतना बताइए कि जब आप 50 ml ऐड करोगे तो क्या आएगा? 50 ml NaOH ऐड कर दोगे तो क्या बचेगा? सिर्फ NaCl बनेगा। और NaCl क्या होता है सर? ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, उसका pH तो 7 ही होगा। एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट तो न्यूट्रल होता है ना, उसका pH तो 7 होता है। सही बात है। अब एक बात मुझे आप बताइए, अगर मैं 49 ml ऐड किया होता तो क्या आता? 51 ml ऐड किया तो क्या आएगा? 49 पे बताओ पहले, 49 ml पे pH कितना आ रहा है? लेस देन 7 तो आएगा बेटा, कितना आएगा एग्जैक्टली वो बताओ मुझे, यही तो बताना है कि कितना डिफरेंस आ रहा है। 49 ml पे 4 आएगा पक्का? नहीं, 49 ml पे 4 तो नहीं आएगा, 4 से बहुत कम आएगा। टू 2.77 आपने कहा, मैं चलिए बता देता हूँ। चलिए 2.77 नहीं, एग्जैक्टली 2.99 के आसपास आएगा। 49 पे 3 आने वाला है बेटा, और 51 पे आएगा 11। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ तुम लोगों को कि 0 था, उससे 0 से 10 ml ऐड किया तो 10 ml में pH चेंज हुआ 1 से 1.17, बस इतना सा, सिर्फ 0.17 का चेंज आया 10 ml में। और यहाँ तो अल्टीमेट काम हो गया सर, 49 से 51 मतलब सिर्फ 2 ml क्या ऐड कर दिया, pH 3 से 11 हो गया, 8 का चेंज आ गया। मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो इक्विवेलेंस पॉइंट है 50 ml, अच्छा इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? जहां पे जितने भी रिएक्टेंट है, मतलब जो भी रिएक्टेंट है कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए। जब रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे तो उसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट बोलेंगे। इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास, ये उससे पहले वाला, ये उसके बाद वाला, मतलब ये इसके आसपास है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास जो भी डेटा होता है ना, या इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास जैसे आप पहुंचते हैं ना, आपने 0 से स्टार्ट किया, आप धीरे धीरे इक्विवेलेंस पॉइंट के पास में जा रहे हैं और फिर उससे आगे निकलेंगे। तो इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास में ना जो pH है उसमें चेंज बहुत ज्यादा होता है। देखिए आप कितना हुआ, 49 से 50 ml, अरे 1 ml तो यार आप 1 ml तो बाय मिस्टेक ऐड हो जाता है टाइट्रेशन करते करते। आप टाइट्रेशन किया होगा आपने लैब में, 1 ml तो गलती से ऐड हो जाता है, पता नहीं चलता। तो 1 ml गलती से ऐड हो गया तो 3 से 7 पहुंच जाएगा pH, इतना चेंज आ गया। और 50 से 51 पहुंच गया तो 7 से 11 हो जाएगा, 4 का चेंज आ जाएगा। तो देखिए आप कितना चेंज आ रहा है, सिर्फ सिर्फ 2 ml ऐड करने में 3 से 11 हो रहा है, मतलब 8 ml का चेंज आ रहा है। तो ग्राफ कैसा आएगा इसका? ग्राफ बहुत बढ़िया दिखेगा इसका, कुछ इस तरीके से। ये pH है यहाँ पे, और यहाँ पे NaOH का वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ मैं। तो स्टार्ट हो रहा है 1 से,
फिर एकदम अचानक से बढ़ जाएगा, अचानक से बढ़ेगा 50 ml के आसपास, अचानक से बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये जो अचानक से बढ़ने वाला एरिया है ना, ये इतना इतना है ना। हम इंडिकेटर सेलेक्ट करते हैं इसी को देख के, जहां पे भी ये एकदम वर्टिकल लाइन आई है ना, वर्टिकल लाइन ये एकदम ग्राफ एकदम स्टीप हो गया है, जहां पे भी ग्राफ एकदम स्टीप हो जाता है या वर्टिकल आता है, उस लेंथ को देख के हम इंडिकेटर डिसाइड करते हैं। क्योंकि ये लेंथ आया है नियरली, ये 3 से 11 के बीच में आया है, तो ऐसा कोई सा भी इंडिकेटर इसके लिए सुटेबल होगा जिस इंडिकेटर का पीएच रेंज 3 से 11 के बीच में आता है। हम हर वो इंडिकेटर इसके लिए यूज कर सकते हैं जिस इंडिकेटर का पीएच रेंज 3 से 11 के बीच में आता है। अगर कोई इंडिकेटर है जिसका पीएच रेंज इससे बाहर आ रहा है तो उसको हम यूज नहीं करेंगे इसमें। अगर कोई इंडिकेटर जिसका पीएच रेंज 3 से 11 के बीच में आ रहा है, मतलब वो इंडिकेटर सुटेबल है इसके लिए। समझ आ रही बात? जल्दी बोलो यार। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है ना। तो आई थिंक इतना काफी है, इतना ही रहने देते हैं आज टाइट्रेशन वाला पार्ट। ठीक है, मैं बता दूंगा, अभी थोड़ा और बाकी है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ही हुआ खत्म, टाइट्रेशन है अभी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, बहुत है अभी तो। फिर उसके बाद सॉलिबिलिटी और खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में कर देंगे हम लोग। ठीक है, और रही बात नोट्स की, तो नोट्स में शेयर कर लूंगा। एक बार टाइट्रेशन अपने हिसाब से देख जरूर लेना, टाइट्रेशन का जो नोट्स में भेजने वाला हूँ ना, उसको एक बार देख जरूर लेना। ठीक है, तो एक क्लैरिटी हो जाएगा आपको। जो भी पढ़ा है वो उसका नोट्स है मेरे पास, मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक।